हेलो एवरीवन। आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को यहाँ पर शुरू करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के इस सेशन में हम 23 फैब के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप सभी को पता है, क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर, इसके अलावा क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर, दोनों जगह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ अवेलेबल है। वहां से जाकर आप इसे कलेक्ट कर लीजिए। लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक बने रहिएगा। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 23 फैब के करंट अफेयर का। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? देखिए, पहले इस मिशन की बात कर लेते हैं, इस योजना की बात कर लेते हैं। तो जल जीवन मिशन को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था 2019 में। योजना क्या है? तो देखिए, इस योजना के तहत भारत के जितने भी दूर दराज के ग्रामीण इलाके हैं, जितने भी दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में जितने भी गरीब परिवार हैं, उन्हें नल के माध्यम से पेयजल जो है, पीने का पानी जो है, वो घर तक पहुंचाया जाएगा। यही योजना जल जीवन मिशन है और इसके तहत हर घर जल पहुंचाने वाला नल के माध्यम से पहला भारत का उत्तर पूर्वी राज्य बना है अरुणाचल प्रदेश राज्य। तो आंसर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको यहां पर याद रखना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश भारत का 10वां ऐसा राज्य है जिसने 100% हर घर जल नल के लक्ष्य को प्राप्त किया है। मतलब जितने भी दूर दराज के इलाके हैं अरुणाचल प्रदेश में, हर घर नल पहुंच चुका है। 100% लक्ष्य को इसने प्राप्त कर लिया और ऐसा करने वाला ये भारत का 10वां राज्य बना। योजना के द्वारा अरुणाचल प्रदेश राज्य में 2 लाख से भी ज्यादा घरों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इजी नोट है, याद रखिएगा। अब देखिए, जल जीवन मिशन के बारे में जैसा कि अभी मैंने आपको बता दिया। हाँ, लक्ष्य याद रखना चाहिए आपको कि यह 2024 तक का लक्ष्य रखा गया था कि हर ग्रामीण परिवार को नल के माध्यम से पीने का पानी उनके घर तक उपलब्ध करवाया जाएगा। जल जीवन मिशन आया 2019 में था, लेकिन लक्ष्य निर्धारित किया था 2024 का। अब यहाँ पर कैजुअली अरुणाचल प्रदेश राज्य की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं और लास्ट सेशंस में भी हमने इसको डिस्कस किया था, तो ज़्यादा ब्रॉड वे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट में समझेंगे। इसकी कैपिटल ईटानगर है, अरुणाचल प्रदेश राज्य। लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम इस राज्य के गवर्नर है वर्तमान में, और पेमा खांडू वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के सीएम के पद पर हैं। भारत का पहला ऐसा उत्तर पूर्वी राज्य जिसने हर घर नल जल के लक्ष्य को प्राप्त किया है, कौन बना? अरुणाचल प्रदेश राज्य। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं फ्रेंड्स। आप सभी के लिए क्रेजी जी के ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर हमारे जीएस फाउंडेशन का आरंभ 2.0 बैच शुरू होने वाला है। स्पेशली ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बैच बहुत ही बेनिफिट करने वाला है, क्योंकि स्पेशली जो फोकस इस बैच में हमारा होने वाला है वो आंसर राइटिंग पर रहेगा। आप सभी जानते हैं, सेंट्रल में यूपीएससी या स्टेट में जो पीसीएस की एग्जाम है, वहाँ पर आंसर राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पूरे बैच को आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिज़ाइन किया गया है। कुछ एडिशनल सब्जेक्ट भी एड ऑन किए गए हैं यहाँ पर, जैसे फॉरेन अफेयर्स, इंडियन सोसाइटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये आपके लिए एडिशनल सब्जेक्ट है जो कि आपको पहले आरंभ बैच में नहीं मिले थे और इस आरंभ 2.0 में आपके लिए यहाँ पर ऐड किए गए हैं। आप पूरा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअली किसी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप उसमें भी इजीली एनरोल कर सकते हैं रूट एप्लीकेशन पर जाकर। वहां पर इंडियन पॉलिटी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अगर आप इंडियन पॉलिटी को डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इजीली आप प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर इंडियन पॉलिटी का लाइव बैच आप सभी के लिए अवेलेबल है, जहां पर पूरे बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली है और लाइव क्लासेस बाद में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल होगी। क्लास नोट्स भी दूंगा मैं आपको, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उसके टेस्ट भी आपको वहीं पर एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएंगे, जिनको आप इजीली लगाकर अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। बिना देर किए रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और आप किसी भी सब्जेक्ट में एनरोल कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में भारत ने विमेंस जूनियर कैटेगरी में कौन सा पदक जीता? अब देखिए, आपको नहीं लगता कि पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2024 में देखिए इसका आयोजन किया गया है भारत की कैपिटल नई दिल्ली में। और इस चैंपियनशिप में भारत ने विमेंस जूनियर कैटेगरी में कोरिया की टीम को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। देखिए, नई दिल्ली में हाल ही में 43वीं सीनियर और तीसरी जूनियर एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया।
अब यहाँ पर देखिए जो गोल्ड जीता है इसको समझिए कि ये जूनियर एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप है, जिसका इस साल 2024 में तीसरा संस्करण है। तीसरी जूनियर एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में विमेंस जूनियर कैटेगरी में इंडिया की साइकिलिंग टीम ने कोरिया को हराकर गोल्ड अपने नाम किया है। देखिए नई दिल्ली में जो एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप सीनियर और जूनियर दोनों कैटेगरी का जो आयोजन किया जा रहा है, ये पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई मैच है। मतलब यहाँ पर जो भी देश जीतेगा वो पेरिस ओलंपिक में खेलने के लिए जाएगा, पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेगा। तो एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप जूनियर वर्ग जो कि तीसरा एडिशन है इस बार, इसमें भारत ने कोरिया को हराकर एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप जूनियर वर्ग में गोल्ड अपने नाम किया। इजीली याद हो सकता है, याद रखिएगा। ओके, इसके बाद आइए चर्चा में रही महिला सुरक्षा योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है। तो देखिए महिला सुरक्षा योजना की नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो ये है होम मिनिस्ट्री। आंसर हो जाएगा आंसर ए। सुर्खियों में क्यों है ये योजना? तो देखिए हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री ने महिला सुरक्षा योजना को 2025-26 तक बढ़ाने का फैसला किया है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि लाई कब गई योजना? तो महिला सुरक्षा योजना को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2021-22 में लॉन्च किया गया था। महिलाओं के खिलाफ जितने भी वायलेंट इंसिडेंट होते हैं फ्रेंड्स, जितनी भी घटनाएं होती हैं उत्पीड़न से संबंधित या महिला हिंसा से संबंधित, इनको कंट्रोल करना और इन्हें कम करना महिला सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है। ऑल ओवर महिलाओं की सेफ्टी के लिए ये लाई गई थी 2021-22 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बजट में इसके लिए ऑलमोस्ट 1180 करोड़ रुपए प्रदान किए गए थे। 1180 करोड़ ऑलमोस्ट इसलिए है क्योंकि ये 1179.72 करोड़ है, तो याद रखिएगा डेटा को, ये करोड़ में डेटा है। तो महिला सुरक्षा योजना के लिए बजट में ऑलमोस्ट 1180 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है। योजना लाई गई थी 2021-22 में, और अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या होम मिनिस्ट्री के द्वारा इस योजना को 2025-26 तक बढ़ाए रखने का या जारी रखने का फैसला किया गया। नेक्स्ट, किस कंपनी द्वारा एआई चैटबॉट हनुमान विकसित किया जा रहा है? यहां पर देखिए एआई चैटबॉट हनुमान की बात करें तो इसे विकसित किया जा रहा है रिलायंस कंपनी के द्वारा, जो कि एक भारतीय कंपनी है। वैसे ये जो एआई मॉडल है फ्रेंड्स, ये हेल्थ केयर, एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है। इन सभी सेक्टर में काम करने के लिए, इन सभी सेक्टर्स में सहायता के लिए इस एआई चैटबॉट को डिजाइन किया गया है। ये 11 अलग अलग लैंग्वेजेस में बात कर सकता है। विकसित किसके द्वारा किया जा रहा है, क्वेश्चन हमारा ये था। तो एआई चैटबॉट हनुमान को रिलायंस कंपनी के द्वारा विकसित किया जा रहा है। वैसे रिलायंस इसमें मदद लेगा आईआईटी बॉम्बे और भारत सरकार की, ये दोनों ही मदद कर रहे हैं इस एआई चैटबॉट को डेवलप करने में, विकसित करने में। मार्च माह में संभावना है कि इसे लॉन्च कर दिया जाए रिलायंस कंपनी के द्वारा एआई चैटबॉट हनुमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा कॉटन कैंडी की बिक्री पर हाल ही में बैन लगाया गया? तो कॉटन कैंडी नाम से समझ में आ जाएगा कि ये एक टॉफी है, कैंडी है जो बच्चे खाते हैं। कॉटन कैंडी के नाम से जानी जाती है क्योंकि इसके ऊपर जो चीज खाने वाली है वो कॉटन की तरह दिखाई देती है। हाल ही में इस कॉटन कैंडी पर बैन लगाया है देखिए तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने। आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कॉटन कैंडी में एक केमिकल पाया है जिसका नाम है रोडामाइन बी केमिकल। देखिए ये केमिकल है, इसकी बात करें तो ये कैंसर का बहुत बड़ा कारक है मनुष्य शरीर में। इसीलिए अब जब ये इस कैंडी में मिला है तो आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और ऑलमोस्ट कैंडी तो बच्चे ही खाते हैं, कॉटन कैंडी का यूज सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं खाने के लिए। तो इसीलिए अब तमिलनाडु की सरकार ने एक स्टेप उठाया है और इन्होंने कॉटन कैंडी की बिक्री पर पूरी तरह से राज्य में प्रतिबंध लगा दिया। वैसे कुछ समय पहले ही पौडीचेरी की गवर्नमेंट ने भी कॉटन कैंडी की बिक्री को अपने स्टेट में प्रतिबंधित किया था। देखिए यहां पर आपको समझना पड़ेगा रोडामाइन बी केमिकल को कि ये क्या है। तो ये एक सिंथेटिक डाई केमिकल है, चीजों को रंगने के लिए सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है, रंगाई पुताई के लिए। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसे सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ये खाने लायक नहीं होता क्योंकि मनुष्य शरीर में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का ये एक चालक है। इससे गंभीर बीमारियां हो सकती है, कैंसर अलग अलग किस्म के देखने को मिले हैं रोडामाइन बी केमिकल के कारण। अब जब इसे खाने की कैंडी में यूज किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है, मिलावट ही है सीधी सीधी, तो अब जब इसे खाने की कैंडी में मिलाया जा रहा है तो इसीलिए कॉटन कैंडी को पहले पौडीचेरी प्रतिबंधित कर चुका है और अब तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने भी कॉटन कैंडी को अपने यहाँ पर प्रतिबंधित किया।
देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए हमारे करंट अफेयर की ईयरली ई बुक शंखनाद आपके लिए अवेलेबल है। पूरे फरवरी तक अपडेटेड ये बुक आपको मिलने वाली है, जहां पर बजट 2024 भी इंक्लूड है। अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। तो आप अगर हार्ड कॉपी ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां पर जाकर आप बुक को ऑर्डर कर लीजिए, डायरेक्ट बुक आपके घर आ जाएगी। और अगर आप ई बुक ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको रूट एप्लीकेशन पर और इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर ईयरली करंट अफेयर शंखनाद की ई बुक भी अवेलेबल है। आप इजीली दोनों सोर्सेज से जाकर बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं और ई बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बाद पद्म विभूषण से सम्मानित वकील फली एस नरीमन का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण प्रदान किया गया था? देखिए, यहाँ पर लास्ट सेशन में हमने आई थिंक इनको वन लाइनर में डिस्कस किया था, एक फैक्ट में डिस्कस किया था, लेकिन आज हम इनकी पूरी डिटेल जान लेते हैं क्योंकि इनका निधन हो चुका है और इन्हें पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है। तो ये वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर थे फली एस नरीमन, जिनका हाल ही में निधन हुआ। भारत सरकार के द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इन्हें 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आंसर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। वकील फली एस नरीमन को 2007 में पद्म विभूषण दिया गया था। इनका जन्म हुआ था बर्मा के रंगून में। अब ये म्यांमार है, बर्मा को अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है। बर्मा के रंगून में इनका जन्म हुआ था ब्रिटिश भारत में। 1972 से 1975 तक ये भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में काम कर चुके हैं। 1991 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था और 2007 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा 2018 में इन्हें 19वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बिफोर मेमोरी फैक्ट्स इनकी ऑटोबायोग्राफी है, काफी फेमस है। कौन है ये? ये हैं फली एस नरीमन, वरिष्ठ वकील हैं, लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनका हाल ही में निधन हो गया। समाज सेवा के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इन्हें 2007 में पद्म विभूषण दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO के द्वारा शुरू की गई पहल GIDH का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, WHO ने हाल ही में एक पहल की शुरुआत की है फ्रेंड्स, जो कि GIDH है। इसका पूर्ण रूप देखने जाते हैं तो ये ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ है। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, इस पहल के माध्यम से WHO हेल्थ सर्विस की उपलब्धता इंश्योर करता है पूरे वर्ल्ड में आसानी से सभी को हेल्थ सर्विस उपलब्ध हो सके। यही ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ का मुख्य उद्देश्य है। इसके माध्यम से देखिए, जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज है उन्हें डिजिटली उपलब्ध कराना GIDH योजना का मुख्य उद्देश्य है, जिसे पूर्ण रूप से ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब यहां पर हमें समझना पड़ेगा WHO को। तो यह है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नाम से आपको समझ में आएगा कि पूरे वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गन है जो कि हेल्थ फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए, इंश्योर करने के लिए काम करती है। इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 में। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और टेड्रोस एडोनॉम घेब्रेसस वर्तमान में WHO के हेड के पद पर हैं। इसके बाद आइए, 7th इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो 7th इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम का आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। यहाँ पर यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ और ये 7वीं बैठक है, इसीलिए इसका नाम है 7th इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम। देखिए, पहले इस फोरम को समझिए कि इसका गठन भारत में 2017 में किया गया था। जापान के PM शिंजो आबे और भारत के PM नरेंद्र मोदी ने मुख्य रूप से 2 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 2017 में इस फोरम का गठन किया था। एक तो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास किया जा सके और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। हर साल इसकी नॉर्मली बैठक होती है सामान्य परिस्थितियों में, और इस साल 2024 में इसकी 7th बैठक का आयोजन किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। भारत और जापान के मध्य में जो भारत का ईस्ट एरिया है उसके विकास से संबंधित अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की गई थी इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम में। 2024 में 7th एडिशन का आयोजन या 7th बैठक का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व खोला जाएगा? तो यूपी का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व खोला जाएगा उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में। यूपी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछा जाने वाला है।
उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व खोला जाएगा? याद रखिए, गोंडा जिले में। गोंडा जिले में घाघरा की सहायक सरजू नदी में इस कछुआ संरक्षण रिजर्व को स्थापित किया जाएगा। वैसे गोंडा जिला जो है यूपी का, आपको पता होना चाहिए कि ये टर्टल डाइवर्सिटी के लिए काफी जाना जाता है। तो इस क्षेत्र में कछुओं का संरक्षण करना मुख्य उद्देश्य हो जाता है एज अ ह्यूमन बीइंग। तो अब कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व है। ओके, याद रहेगा। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहां भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का इनॉग्रेशन किया? देखिए, क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान कौन सी मंत्रालय में या कौन सी मिनिस्ट्री में यूनियन मिनिस्टर हैं। तो देखिए, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप है। कौन? धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने हाल ही में देखिए संबलपुर में देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का इनॉग्रेशन किया। संबलपुर कहाँ आता है आपको पता है? यह आता है भारत के ओडिशा में। तो भारत के ओडिशा में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का इनॉग्रेशन यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा किया गया। यह है धर्मेंद्र प्रधान। युवाओं को उनके इंटरेस्ट के अनुसार स्किल सिखाई जा सके, इसके अलावा भारत में बेरोजगारी को कम किया जा सके और स्किल्स के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, भारत के इस पहले स्किल इंडिया सेंटर के इनॉग्रेशन का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखना चाहिए कि भारत सरकार ने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए 2015 में एक स्कीम को लॉन्च किया था जिसका नाम है राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। तो राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की शुरुआत भारत सरकार ने कब की थी? तो 2015 में की गई थी और इसके तहत अब भारत में पहला स्किल इंडिया सेंटर स्थापित किया गया ओडिशा के संबलपुर में। क्लियर? तो यहां पर देखिए हमने 23 फैब के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझा। आइए अब फैक्ट शीट को आगे बढ़ाते हैं। हम सितंबर मंथ में हैं वन लाइनर के साथ, करंट अफेयर के साथ। तो पहला शुरू करते हैं। 20 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के सीएम ने राज्य में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की शुरुआत की। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण दिल्ली में आयोजित किया गया। सितंबर 2023 में 29 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। मतलब व्यापारी कल्याण दिवस उत्तर प्रदेश में कब मनाया जाएगा? तो ये 29 जून को मनाया जाएगा। नुआखाई जुहार त्योहार कहाँ मनाया गया? तो भारत के ओडिशा राज्य में मनाया गया। 20 सितंबर 2023 को दक्षिण चीन सागर में इंडोनेशिया ने आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। 20 सितंबर 2023 को वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के 14वें संस्करण का आयोजन मुंबई में किया गया। आगे 21 सितंबर 2023 को पश्चिम बंगाल राज्य के किरीटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया। और लास्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को रिपब्लिक डे पर मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया था। ये सभी करंट अफेयर वन लाइनर सितंबर से बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिस्कस किए थे यहाँ पर उन्हें हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड सालार मूवी को दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। समक्का सरलम्मा जतारा, जिसे मेदाराम जतारा भी कहा जाता है, ओडिशा राज्य में सेलिब्रेट की जाती है। हाल ही में अमीन सयानी का निधन हो गया। बहुत ही फेमस रेडियो होस्ट थे फ्रेंड्स, जिनका एक शो आता था बिनाका गीतमाला। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे लॉ लेगियन डी ऑनर से डॉक्टर शशि थरूर को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का 119वां सदस्य देश माल्टा बनाया गया। इसके बाद आइए, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन नेपाल में किया जा रहा है। साइंटिफिक रिसर्च के लिए 33 GD बिरला अवार्ड से अदिति सेन डे को सम्मानित किया गया। लाल सागर क्षेत्र में हुती हमलों को रोकने के लिए यूरोपीय संघ के द्वारा ऑपरेशन एस्पाइड्स की शुरुआत की गई। और लास्ट था हमारा 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़ राज्य में आयोजित किया गया। ये सभी करंट अफेयर लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। अब आज के लिए आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और कैजुअल सा क्वेश्चन है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आंसर क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन, कान्हा किसली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? अगेन रिपीट कर देता हूं, कान्हा किसली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है?
कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।